किसी भी प्रोडक्ट का मास्टर बन जाएगा। बहुत ज्यादा अनुभव लेना है तो सुबह तीसरी सर की क्लास चलती है 6:30 से एवरी डे, उसमें शामिल होकर समझो ऑनलाइन। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं बताने पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है, भारत का आदमी पहले अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो पहले आपके सुखों से दुखी है। और आपको नॉलेज नहीं है तो गड़बड़ होगा। आपको पता है भारत के आदमी की मानसिकता कैसी है, मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब वो दीवार बनने में 1 लाख लगेगा, बकरी 5,000 की है, और डायरेक्ट मार नहीं सकता ना। अब वो तो प्राकृतिक नहीं गिरा, तो उसको इस बात का दुख नहीं है 1 लाख लगेंगे, उसे खुशी इस बात की है दब गई। तो जब आप बिना नॉलेज के प्रोडक्ट लेके जाते हो मार्केट में, तो वो आपसे क्रॉस प्रश्न पूछेगा। जैसे सिंपल बात करते, ये एक प्रोडक्ट आया है, वेजिटेरियन बाइट, रात को खाया था हमने, किसने बनाया था इसको, आशीष जी ने, बहुत टेस्टी बनाया। मेरे को लगता है गुड डॉट वाले भी ऐसा नहीं बना पाते जैसा आशीष जी बनाते थे। और आपको पता है इस प्रोडक्ट के दम से आशीष जी ने जितने भी गुड डॉट के टारगेट थे हर को कंप्लीट कर रखा है। एक ही प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट ताकतवर है, पर इसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। जैसे हेल्थ कार्ड है, एक सिंपल हेल्थ कार्ड लेते हैं, क्या रेट है हेल्थ कार्ड, अभी 182 हो गया, रेट कम हुआ है, 182 1 लीटर। मार्केट में ये 160 का भी 1 लीटर है, मार्केट में ये 130 का भी 1 लीटर है, तो वो आपका क्यों लेगा अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है। और आप ज्यादातर क्या बोलते हो, भाई साहब ये तेल ले लो, वो कहता है बहुत महंगा है। तो क्यों महंगा है ये पता होना चाहिए ना, इसमें कितने कंटेंट है, कितने ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें कितना ओरिजिनल है। ये 1400 ओरिजिनल केवल इंडिया में हमें मिलता है, बाकी तो ये एक्सपोर्ट होता है, वहां ये 900 रुपए लीटर है, यहाँ तो 182 है। पर ये कंटेंट याद होंगे तभी पता पाओगे। जैसे वो बोलता है बहुत महंगा है, तो हम क्या बोलते हैं, अब महंगा है तो है, हम भी क्या कर सकते हैं। हमने महंगा किया, इन्होंने किया, इनको पूछे लेगा वो आपसे वही। फिर आपको लगता है बिजनेस नहीं चलेगा, तो फिर आप दूसरा जुगाड़ लगाते हो समझाने का, ये इसलिए महंगा है, ये ओरिजिनल है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है, ये असली है। तो वो पूछता है इससे क्या होगा, बोले नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे, असली खाओगे ज्यादा जियोगे। तो वो फिर सोच के बोलता है इतना महंगा अगर जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो हमारा सिंपल जवाब होता है फिर आप मर ही जाओ। आशीष जी हर बार गुड डॉट बनाते हैं, आज थोड़ा इस प्रोग्राम की वजह से उन्होंने बनाया नहीं। ये प्रोडक्ट कितने लोगों ने यूज किया, कैसा प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट आपको रूबी तक ले जाने की ताकत रखता है, केवल एक प्रोडक्ट, पर इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में गए, आपने किसी को कहा भाई साहब गुड डॉट ले, तो उसका पहला जवाब होगा क्यों खाऊंगे गुड डॉट, ये है क्या गुड डॉट, क्या है ये वेज भाई, वेजिटेरियन बाइट, पता होना चाहिए ना क्या है, क्यों आया। और ज्यादातर हमारा सिंपल जवाब क्या होता है, पूरा भारत खा रहा है, तुम खा लोगे तो समस्या आ जाएगी। क्यों खाना चाहिए, पहला उत्तर ये आया है नॉन वेज के रिप्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉन वेज आदमी क्यों खाता है, पहला टेस्ट के लिए, दूसरा प्रोटीन के लिए। तो जब आप कहोगे इसमें उससे ज्यादा प्रोटीन है तो पहला उत्तर मिल गया। दूसरा बोले ये नॉन वेज जैसा ही टेस्ट देता है, खाली एक बार बनाना सीखो, देखने में भी वैसा ही लगता है, बस इसमें एक चीज नहीं है। मेरी बात हुई थी इस कंपनी के जो सीईओ है दीपक परियार जी, मैंने कहा कैसे भी करके इसमें एक नकली हड्डी डाल, वो जो खींचने वाला वो फिटिंग नहीं,
मैंने कहा साइंस है, जब अनाजों से आपने नॉन वेज बना दिया क्यों नहीं कर सकती हड्डी? उन्होंने कहा ठीक है हम प्रयास करते हैं, तो कार्य प्रगति पर। अब प्रश्न आता है नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है, या कितने लोग नॉन वेज खाते थे या खाते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकता है, चलता है, खाना चाहिए। अब खाते नहीं हैं। ठीक, काफी लोग। अच्छा, किस किस ने छोड़ दिया? छोड़ा, पकड़ा, छोड़ा, बहुत अच्छी बात। 3 बार हो गया। जिन लोगों ने, मेरे परिवार में भी लोग खाते थे, हालांकि मैंने कभी खाया नहीं, बस मेरे परिवार में मेरी मदर ने और मैंने नहीं खाया, बाकी मेरे फादर, दादाजी सब खाते थे, भैया मेरे आज भी खाते थे। नॉन वेज खाना क्यों नहीं चाहिए? आप चाहते हो मैं वापस फिट रहूं, 100 साल जीऊं? एक ही मूल मंत्र है, आप जो भी खाओ वो 24 घंटे में आपके शरीर से पास हो जाना चाहिए, अगर आपको अपनी फिटनेस अच्छी लगती है। ये जो आप समोसा कचौरी खाते हो ना मार्केट में, जिसमें मैदा आता है, 24 घंटे में मैदा पास नहीं होता शरीर से। शरीर को फिट रखने 8वें दिन पास होता है, 7 दिन अंदर। चलो अंदर रहा तो आपकी जगह में था, आपका ही स्पेस लिया। प्रश्न ये नहीं है कि आपकी जगह में था, प्रश्न ये था जिस नॉन वेज को आपने खाया उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? हम इतने समझदार लोग हैं कि हम यहां सब खाने की चीज है, फेस वॉश वगैरह आता है ना, साबुन, उसका एक्सपायरी देखते हैं। अरे उससे ऊपर ही रहेगा, नहाने के साबुन से नहा लोगे, एक्सपायरी निकलने की क्या फर्क है? पर जो पेट में चला गया उसकी एक्सपायरी नहीं दिखी। कौन चिकन मटन वाला एक्सपायरी दिखता है? और देखना, हर चिकन मटन वाला जो बीमार है उसका जानवर, उसको पहले काट देता है। अब मतलब उसको ये पता है कि ये मर जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इसको काट दो। अब सोचो जो जानवर 2 दिन बाद मरने वाला हो उसको कितनी बीमारियां होंगी। अब वो मुर्गा टूंग रहा, दुकानदार फट से काटते सब, उसका लड़का बोलता पापा काट दो, ये कल नहीं बचेगा, टूंग रहा है। अब उसने काट दिया, इतनी देर में हम पहुंचे, हमने कहा भाई साहब चिकन चाहिए, अभी ताजा कटा है। अब हम ले आए, तो अब कौन खाएगा उसको? हम खाएंगे। अब 10 दिन बाद हम टूंगे। वो तो सारी बीमारियां आपके अंदर ले। आप अपने दादाजी से पूछना, पहले एक जिले में एक अस्पताल होता था, आज सरकार डेली अस्पताल खोलती है और पैर रखने की जगह नहीं, डॉक्टर साहब है क्या? जिसके घर जाओ उसको पूछो भाई साहब नहीं दिख रहे, हॉस्पिटल गए, क्यों? क्यों रहे? तो मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग नॉन वेज खाते आप इसको ट्राई करो, बनाना सीखो, सेम लगता है, उससे ज्यादा प्रोटीन है, स्वस्थ रहो। और आपको खाना ही नहीं है, इस भारत का छुड़ाना है, खाना नहीं है, छुड़ाना है। वो लोग भी ज्यादा है, लेकिन ये नॉलेज होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, मार्केट में निकल गए। अब वो करता है क्रॉस, तो मैं बताऊं बगैर नॉलेज के जाओगे तो क्या होगा? समझे? एक लड़कू राम नाम का एक व्यक्ति था, लड़कू राम बहुत छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में सब लोग अनपढ़ थे, बहुत पुरानी कहानी, और वो अकेला पढ़ा लिखा था उस गांव में। और वो गांव वालों को क्या बोलता था, प्रधान जी को मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा नहीं, मैं इतनी अंग्रेजी जानता हूं जो कोई नहीं जानता। और वो जानता कितनी था अंग्रेजी? A से Z तक। कितनी जानता था? A से Z। और क्या बोलता था प्रधान जी को? मेरे बराबर कोई अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, वो क्यों बोलता था? गाँव में सब अनपढ़ थे, तो उनको लगता था इतनी अंग्रेजी होती होगी। अब जैसे हमें ज्ञान नहीं है तो, और सामने वाले को भी नहीं, हम ये कह देते हैं ये ऐसा काम करता है, मैं खा बुखार उतर जाएगा, ऐसा का चक्कर ही नहीं आएंगे, करते हैं सब। तो ऐसे ही वो लड़कू राम था, तो कभी तो फंसोगे। एक दिन लड़कू राम फंस गया, उस गांव में आ गया अंग्रेज,
जून का महीना था, उसे लगी थी प्यास। उसने आते ही कहा प्लीज गिव मी वाटर। तो प्रधान जी ने कहा लड़कूराम कहाँ है, देख के लाओ। वो करेगा बात इस अंग्रेज से, क्योंकि वही कहता है मेरी बराबर अंग्रेजी कोई नहीं जानता। तो किसी ने कहा प्रधान जी लड़कूराम तो खेत पे, बोले बुलाओ। उसको बुलाने गए आदमी, बोले लड़कूराम प्रधान जी बुला रहे। क्यों? अंग्रेज आया है और तुम कहते हो मेरे से ज्यादा अंग्रेजी कोई जानता नहीं, आज बात करो। लड़कूराम टेंशन में आ गया। फिर उसने सोचा गांव वाले तो कुछ भी नहीं जानते, चलो जो होगा बोलेंगे। जब भी प्रधान जी ने इशारा किया अंग्रेज को, किससे करूंगा, ये है हमारे यहाँ का सेकंड अंग्रेज। तो उस अंग्रेज ने कहा प्लीज गिव मी वाटर। लड़कुरा बोलता ABCD XYZ। तो गांव वालों को अच्छा लगा, अरे यार ये लड़कूराम जवाब को गजब दे रहा है। अब ये जवाब अंग्रेज का दिमाग खराब, उससे प्यास लग रही, गर्मी का टाइम। फिर अंग्रेज ने दोबारा प्लीज गिव मी वाटर। लड़कूराम बोलता ABCD XYZ। अंग्रेज को आया गुस्सा, उसने तीसरी बात और गुस्से में बोला प्लीज गिव मी वाटर। लड़कूराम फिर बोला ABCD XYZ। अंग्रेज ने पकड़ी उसकी कान, 3 दिए डाल तेज गति, और फिर इंग्लिश में कुछ गालियां वालियां देखे चला। तो गांव वाले टेंशन में आ गए, बोले यार झाटे मार दिया, कुछ बोल के भी चला गया। तो बाद में प्रधान जी ने कहा लड़कूराम तू तो कहता था मैं बहुत अंग्रेजी जानता हूं, हाँ तो जानता नहीं क्या? बोले जानता है तो फिर जवाब नहीं दिया मैंने तुम्हारे सामने। बोले हाँ जवाब तो तुमने बहुत तेज दिया, हमें भी अच्छा लगा, पर जवाब देने के बाद वो चाटे क्यों मार गया? तो लड़कूराम बोलता है वो इसलिए चाटे मार गया, और वो जाते हुए ये बोल रहा था कि जब इतनी अंग्रेजी जानता है यहाँ क्या कर रहा है, मेरे साथ चल। वो लड़कूराम नहीं करना, जिस प्रोडक्ट की नॉलेज है उसी को फैक्ट्री में लेके जाओ, नहीं है तो नॉलेज तभी इस बिजनेस में बड़ा काम करता है। क्लियर है? इस तरह ये बिजनेस चलता है। जो आपने प्लान देखा होगा 45% कंपनी बांटती है, 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस, कुल कितना 40 जो आपने प्लान में देखा। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो, ये बिजनेस ऐसा चलता है, चल रहा होगा, चलेगा। कब तक चलता है ये ऐसा? क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? जब आप ये बिजनेस किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया। जिस दिन वो अंग्रेज मिलेगा लड़कूराम को, उस दिन ये बिजनेस घटेगा। जिस दिन मिल गया उस दिन घटेगा। और ऐसे कई अंग्रेज मार्केट में है जो आपसे क्रॉस प्रश्न करेंगे, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। जिस दिन आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है, फिर ये बिजनेस ले जाता है आपको रॉयल्टी। वहां कम से कम 25,000 पर मंथ, ज्यादा कितना भी हो सकता है। ये रॉयल्टी आपको क्या लगता है 25,000 आती है? ये आपकी इस लिस्ट पे डिपेंड करती है। 20 लोगों की लिस्ट है तो इतनी आएगी, लिस्ट बड़ी होगी तो ये 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख। मैंने RCM से 1,86,000 पर मंथ की रॉयल्टी ले रखी है, 1,86,000 1 मंथ। ये आपके लिस्ट पे आधारित करती है। अब प्रश्न आता है ये रॉयल्टी क्या? आज मिलाया रॉयल्टी अचीवमेंट? किसने मिलाया? अच्छा, कमलेश जी। तो आप जब इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले एक बात कही जाती है कि आर्थिंग करना है तो रॉयल्टी के लिए करना है।
तो आज में रॉयल्टी ये टेक्निकल लैंग्वेज है, साइंटिस्ट राइटर सिंगर। आज अपनी भाषा में समझे आर्थिक की एक्चुअल रॉयल्टी क्या समझे। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है हार्ड वर्क, पैसिव इनकम का मतलब है स्मार्ट वर्क। जो गर्दन के नीचे से हिस्सा काम करता है वो एक्टिव इनकम है, जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा काम करता है पैसिव इनकम। अगर आप डॉक्टर हैं प्रोफेशन से तो ऑपरेट करोगे तो पैसा है, एक्टिव है। जिस दिन ये रुक जाएगा बंद। इंजीनियर हो कुछ बनाओगे पैसा आएगा, जॉब में हो कलम चलेगी पैसा आएगा। ये एक्टिव है। ऊपर की पैसिव है। ऊपर के हिस्से में क्या है? ब्रेन, क्या होता है? ब्रेन, आई, दिमाग। मूव। आपको क्या लगता है ये दिमाग आदमी को अमीर बना सकता है? क्या लगता है? यस, बना सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं दिमाग आदमी को अमीर बना सकता है? बना सकता है। सभी लोग एग्री करते हैं। अब मेरी अगली बात बड़े ध्यान से सुनना। मेरे को पूरा विश्वास है आप सबके पास ये है, जी, दिमाग है। मेरे को पूरा विश्वास। और आप सबके बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है, ऐसे नहीं है? तो आप तो कह रहे थे अभी ये दिमाग आदमी को अमीर बना देता है। अभी उतना दिमाग नहीं कि 100 करोड़ आ गए। दिमाग आदमी को अमीर नहीं बनाता, क्योंकि दिमाग वाले इतने लोग हैं भारत में, पैसा हर गली में 4 मिलेंगे। जिससे पूछो भाई साहब दिमाग है, दिमाग तो उसने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता। बोले फिर पैसा नहीं दिया। अगर वो पैसा भी दे देता जितना दिमाग दिया था, गाजीपुर को भारत बना देता। ऐसे लोग हैं। अब आपको क्या लगता है अगर ये दोनों चीजें हो तो आदमी अमीर बन सकता है? अब भी नहीं बन सकता। पहले तो खाली दिमाग से बन सकता, अब पैसा आगे नहीं है। हाँ आप गाओ ना आगे यार गड़बड़ नहीं हो गया, नहीं बना सकते। दिमाग और पैसा भी नहीं बना सकते। इसका भी प्रूफ है भारत में। धीरू भाई अंबानी ने दोनों बच्चों को सेम स्कूल आउट ऑफ इंडिया, सेम पैसा, सेम कपड़े, सेम हेल्थ, बराबर पैसा दिया। आने के बाद बंटवारा किया तो बराबर बांटा। आज अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी की निधन के स्मरण करें। इसका मतलब ये दोनों भी तब अमीर बनाते हैं जब इनका सही यूटिलाइजेशन हो। माइंडसेट। अनिल जी ने सही नहीं किया तो डेप्थ में चले गए, इन्होंने सही किया, मुकेश अंबानी ने। अब प्रश्न आता है अपने पास इनमें एक तो है नहीं, और मेरे पास दूसरा भी नहीं था। मैं तो दोनों तरफ से नहीं था। दूसरा होता तो 18 साल क्या काम था वहां हेडमास्टर साहब के पास। लेकिन मेरे को आज दिन में किसी ने बताया कि इस गर्दन के ऊपर हिस्से में एक चीज और पाई जो मैंने पहली मीटिंग की, वो है आपकी जबान। आपने जो आरसीएम का प्लान देखा, इसमें एक जगह ऐड आता है, ऐड विज्ञापन। पहले माधुरी, फिर ऐश्वर्या, अभी कैटरीना। एक लक्ष्य साबुन को हाथ में लेके बोलती है मेरी सुंदरता का राज है लक्ष्य इंटरनेशनल। 7 करोड़ में एग्रीमेंट है उनका। कितने में? 7 करोड़। और क्या लाइन बोलती है? मेरी सुंदरता का राज है। आपको क्या लगता है ये सच बोलती है? भाई इसकी सुंदरता का राज इसके माता पिता है। और क्या कह रही है वो? तो लक्ष्य ने कहा मैं 7 करोड़ दे रहा हूं आपको, मैं जो कह रहा हूं वो बोलो। इन्होंने बोल दिया और झूठ बोला। तो अगर झूठ बोलने का 7 करोड़ आता है तो आरसीएम बोलता है मेरे अंदर केवल सच बोलना है, तो फिर अरबों क्यों नहीं आ सकता? अभी आप मैं इतनी देर से आपसे क्या कर रहा हूं? बात ही तो कर रहा हूं, यही तो काम में लिया। तो पहले नहीं लेता था, पहले कुछ भी बोलता था,
21 साल से जब भी मुंह खुलता है केवल आरसीएम के लिए खुलता है, अब दूसरी चीज के लिए नहीं खुलता। तो आरसीएम की चर्चा कर सकते हैं? यस। तो ये जो एक्टिव इनकम है इसको आज समझे। ये है गेहूं की तरह, ये है आम की तरह। आपके यहाँ गेहूं होता है यूपी में? आम भी होता है। ये गेहूं 5 महीने में तैयार हो जाता है। कितने में? और ये आम 5 साल। जब किसान है ना, कुछ पहले दिन गेहूं खेत में बोया, फिर उसके बाद काटने जाते हो, फिर बीच में तो काम है नहीं खेत में जाने का, बहुत काम है, जाना पड़ेगा लगातार। नहीं जाओ तो फसल नहीं आएगी, बर्बाद हो जाएगा। जब 5 महीने लगातार इसका साथ देते हो खेत का, तो 5 महीने बाद ये खेत आपको पता क्या मैसेज देता है? आपने जो मेरे साथ मेहनत की है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। गेहूं ले जाओ, खाने का रखो, अगले साल बोने का रखो, बाकी को बेचकर अपना परिवार चलाओ। ये किसान करता है। अब वो किसान उसको बोलता है क्या 1 महीने बाद फिर वापस गेहूं दोगे? क्या बोलता है वो? नहीं, अब नहीं, 5 महीने मेरा साथ देगा तो मैं दूंगा, मैं बिना साथ के नहीं देता। और ये तेरे पिताजी से भी पूछ लेना, उन्होंने मेहनत की तो दिया, दादाजी ने भी की थी तो दिया, और तेरे बच्चों को कह के जाना करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव इनकम। जब तक ये चलेगा। हाँ, अब बात करते हैं आम की। आप आज एक आम का बीज बो और 5 महीने बाद जाके उस आम से वो फल खिलाओ ना, फल क्या कहेगा वो? जाओ यहाँ से। 5 साल बाद आना। जैसा तुमने गेहूं का साथ दिया है 5 महीने, मेरा भी दे। खाद दे, पानी दे, मैं छोटा हूं, बकरी खा जाएगी मेरे को, जाली लगा लो इसकी। लेकिन 5 साल बाद जब वो वृक्ष बनता है तो क्या बोलता है ये आम? अब मेरे को पानी मत देना, खाद मत देना। आप ये जो 4 लाइन के किनारे बड़े वृक्ष देखते हो, इनको कभी आपने देखा तो इनको पानी देते हैं? क्यों नहीं देते इनको पानी? क्योंकि 5 साल बाद बड़े वृक्ष की जड़ वहां पहुंचती जहां वाटर लेवल है, उसे पानी देना नहीं पड़ता, फिर वो पानी खींचता है। तो ये आम क्या बोलता है? पानी मत देना, अब तो मैं वहां पहुंच गया जहां पानी है, वहां से मैं खींच लूंगा पूरी जिंदगी। लेकिन फिर क्या बोलता है ये आम? अब तेरी लोहे की जाली भी ले जा, इसको बेच दे, और अब बकरी तो छोड़, ऊंट भेज दे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर क्या बोलता है ये? तूने मेरा 5 साल साथ दिया है, अब मेरा सुन, मैं तेरा तब तक साथ दूंगा जब तक तू जिंदा है। तू मेरे तब तक आम खा जब तक तू जिंदा है, और तू नहीं, जब तू मरने की तरफ हो तो तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएं। ये आरसीएम की ये है आरसीएम की। जब तक आप हो, जब तक ये आम देगा, जब आप नहीं रहोगे आपकी 7 पीढ़ियों को ये आम देगा। ये आरसीएम की रोटी है। लेकिन हम जुड़ते हैं 2 महीने बाद, सर पैसे नहीं आए, गेहूं आएगा, गेहूं पैसे नहीं आए। 5 साल तो साथ चाहिए। इस तरह की रॉयल्टी चाहिए? मैं फार्मूला दूं आज। पहला, महीने में 1 मीटिंग में जाओ तो कम से कम 2 नए लोगों को हर व्यक्ति साथ लाए। अगर रॉयल्टी चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर आप ही आती क्या करोगे? अगर रॉयल्टी चाहिए तो कम से कम हर व्यक्ति 2 लोगों को। अगर आप रॉयल्टी अचीव हो रहे हो, आपकी टीम में 20 लोग हैं तो उनके 2-2 आने चाहिए, आपके पर्सनल 2 आने चाहिए। कहां लाने हैं? जहां भी आसपास ये बड़ी सेमिनार होती है। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ेगा। याद करो, पहला दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाएगा। क्यों नहीं गए आप? क्योंकि आपको उस स्कूल में भविष्य नहीं दिखता था, आपके पिताजी को दिखता था, इसलिए आप कितना भी रो वो छोड़ते नहीं थे।
लेट जाओ घसीटते थे। क्यों? उन्हें पता था ये स्कूल इसको आईएएस बना सकता है। आपको बुरा लगता था क्योंकि आपका पहला दिन था। इन दो लोगों का पहला दिन है मीटिंग का। इन्हें नहीं पता आपको इसलिए लाना है क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति इसमें आपके डायमंड बनने की ताकत रखता है। तो आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। ये मीटिंग वाले दिन छिप जाएंगे और सब समस्या इनको मीटिंग वाले दिन आती है। भैंस इनकी उसी दिन मरेगी, इनकी पत्नी छत से उसी दिन गिरेगी, पूरे राज्य में बारिश नहीं होगी, इनके घर के ऊपर होगी। ये उसी दिन होती है जिस दिन मीटिंग होती है। और ज्यादा प्रयास के बाद भी नहीं आ रहे तो समझ लेना ये इसलिए नहीं आए, उसने अभी इसके वो दो तैयार नहीं किए जो इसको डायवर्ट बनाए। आप दूसरों से बात करो लेकिन कम से कम दो को लाना है। सेकंड, बहुत ध्यान से सुनना, फैमिली को साथ लाओ। शादीशुदा हो तो पत्नी मीटिंग में आनी चाहिए क्योंकि इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना एक लाइन भी नहीं करता। और अगली लाइन की ध्यान से सुनना, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो जितना विरोध वो करती है उतना वो भी नहीं करता। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया में सबको समझाना आसान है। एक लाइन में समझ जाओ, दुनिया में सबको समझाना आसान है केवल पत्नी को छोड़कर। और हम कह रहे हैं पत्नी का इस सिस्टम में क्या काम है? आपको क्या लगता है पत्नी के बगैर इस बिजनेस में आप कामयाब हो भी नहीं सकते? शादी नहीं हुई, मदर को लाओ, फादर को लाओ। देखो कारण क्या है, प्राकृतिक हमें सिखाती है। जब अजय जी जॉब में नहीं थे, जॉब में थे, आरसी में नहीं थे, आपके घर में जो ये किराना का सामान आता था इसकी लिस्ट कौन देता था? पत्नी देती है। अगर पत्नी ने लिख दिया कोलगेट लाना है, आपकी ताकत है आप पेप्सोडेंट ले आओ। उसने लिख दिया बात पत्नी चाय लानी है, आपकी ताकत है आप ताजमहल ले आओ। और लेडी आए तो वो उसी समय गई इसको वापस करो। उसने लिख दिया व्हील साबुन कपड़े धोने का, आप नहीं लिया होता क्या? और वो ये कहेगी ये किसने लिखा था लिस्ट में? आप कहोगे उसके पास व्हील नहीं था इसलिए मैं रिन लिया है। रिन मेरे को पसंद नहीं है, मैं इससे कपड़े नहीं धो सकती, मैंने धो के देखे मेरी स्किन खराब होती है। या तो इसको चेंज करो या फिर कपड़े आप धो। और अपने ही नहीं क्योंकि मेरी पसंद का ये साबुन। तो क्या ऑप्शन है? ठीक, या तो धो या चेंज करो। अब हम घर में जाके आरसी का प्रोडक्ट रख देते, पत्नी जानती भी नहीं इनके बारे में, वो विरोध करेगी क्या लिया है ये, किसने बताया आपको? समझ ही नहीं आती, जो जो कहता है वो ले आते हो। देखो बहुत सिंपल, एक लाइन में समझो, प्राकृतिक सिखाती है। जिनको आप सोचो, मैं ये नहीं कह रहा पत्नी पिलान दिखाए, पत्नी भी, प्राकृतिक ने सारी ताकतें इनको दे रखी है। देखो आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास, पैसे चाहिए मां लक्ष्मी के पास, ताकत चाहिए मां दुर्गा के पास, पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या है? क्या है? न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। एक ताकत नहीं। बताओ आपके कौन से भगवान है? एक वो विष्णु भगवान है, आंख ही नहीं खोल रहे, समुद्र में लेटे हुए हैं। उनको पूछो प्रभु दुनिया के बारे में देखो, बोले खारे पानी में लिटा दिया, मुंह तक पीने का पानी नहीं, वह कोई आंख नहीं, लक्ष्मी से नहीं, सारी ताकतें इनके पास। देखो ऐसे कई व्रत हैं, ये अगर तोड़ दें, करवा चौथ का व्रत है अभी कुछ दिन से, फिर आने वाला, ये अगर तोड़ दें और ऐसे एक नहीं कई व्रत है, ये तोड़ दें। आप मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ
पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। एक व्रत बताओ, पुरुष अगर तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए, सर्दी भी हो जाए। और ऐसे कई व्रत है, ये तोड़ दे सर्दी छोड़ो, फिर जिंदगी में सर्दी नहीं हो जाए। और हम कह रहे हैं क्या जरूरत है? देखो एक लाइन में समझो क्या जरूरत है। आदमी की अपनी पर्सनल खर्च कितना है, ओनली फॉर यू, नो इंक्लूड पत्नी, नो इंक्लूड बच्चे, नो इंक्लूड माता पिता। कितना खर्च है आदमी का अपना पर्सनल? 3,000 4,000। फिर आप इस आरसी में 15 लाख महीना क्यों कमाते? किसके लिए? पत्नी की। आपकी जरूरत 4,000 की और पहले मिल रहा था, और अभी भी आप देखना आपका अभी भी खर्चा 4,000 से ज्यादा नहीं है। वही सिंपल कपड़े पहनते हो, वही सिंपल खाना खाते हो। आप चाहते हो जिस कॉलोनी में मेरी पत्नी रहती है उस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार उसको, उस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला उसका बनाओ, उस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में उसके बच्चे पढ़े। आप दिन रात जो भाग रहे हो आरसी में, किसके लिए भाग रहे हो? पत्नी के लिए। आपकी खर्च जरूरत तो 4,000 की, कमाना है 15 लाख। अब मान लो पत्नी इन्वॉल्व है तो सपोर्ट करेगी, अब इन्वॉल्व नहीं है। आप जैसी शाम को आती, इन्वॉल्व है तो आती क्या करेगी? पानी देगी, चाय देगी, फिर कहेगी आपकी पसंद की सब्जी बनाइए, आज बड़े थके आ रहे हो। और इन्वॉल्व नहीं है तो देखती कहेगी आ गए काम तो कुछ है नहीं। आप सुबह निकलते हो आरसी का नाम लेके, दिन भर घूमते हो, शाम को आ जाते हो। और ध्यान रखना टाइम से आया करो, ये घर है, धर्मशाला नहीं है। अब ये बेचारा दिन भर मेहनत करी, थका आ रहा, ज्यादातर लोगों ने इसको आरसी के लिए मना कर दिया, तो इसकी क्या इच्छा थी? जाती पानी मिले, चाय मिले। और चाय पानी तो छोड़ो, आ रहे घूम। और फिर क्या बोलती है? मैं जानती हूं आपसे आरसी हो ही नहीं सकता, आपसे कोई जुड़ भी नहीं सकता, और आज तक जुड़ा ही नहीं। और मैं फिर कह रही हूं नहीं जुड़ सकते लोग आपसे, मैं आज तक नहीं जुड़ी आपसे, लोग क्या जुड़े? आपको क्या लगता है ये अगले दिन जाएगा आरसी समझा? इसको बांध के ले जाओ तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जाता था वही उसके विरोध में खड़ा। लेकिन अगर पत्नी इन मीटिंगों को सुनती तो वो देखती, उसका फेस समझ जाती और बोलती मैं जानती हूं आज आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला बजा, और आप टेंशन मत लो, आप पहले पानी पियो, बैठो, मैं एक अच्छी चाय बना दूं, और आपकी पसंद की मैंने सब्जी बनाई है, और आप घबराना मत। मैंने आरसी की कई मीटिंगें सुनी है, मैंने दिनेश चौधरी को भी सुना है, उसके नीचे 7,000 लोगों तक काम नहीं किया। अभी आपके तो मात्र 700 हुए, मैं आपके साथ हूं, आप जाए सुनवाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन, मैं ये नहीं कहता दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंगें इजी वे में ला सकते हो, सुनना चाहिए। और ये बात कहते हुए मेरे को छोटापन महसूस नहीं होता, ना कोई संकोच है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं दिनेश चौधरी आज जिस भी जगह खड़ा है, ये मेरी पत्नी की ही देन है। अगर आरसी में मेरा पत्नी सपोर्ट नहीं करती तो ये दिनेश चौधरी यहां खड़ा नहीं होता। तो आप कहोगे सर आप सौभाग्यशाली थे, पत्नी के साथ किया, शुरू में नहीं दिया, शुरू में तो बहुत विरोध में थी। एक दिन तो मैं रात के 2 बजे जब घर पहुंचा मीटिंग करके, एक गांव में मीटिंग थी, बारिश होगी, लेट हुई मीटिंग, 10 से 12, रात को 2 बजे घर पहुंचा, देखते ही गुस्से में थी वो। मेरे को 3 ही महीने हुए थे आरसी में, रात के 2 बजे कहां से आ गए? क्योंकि जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस अप होता है तो आपका डाउन हो जाता है, ये नियम है। अब वो गुस्से में थी क्योंकि रात की उस दिन 2 बज गई। मैंने कहा आज क्या है यार, बिजनेस है, रात के 2 बजे चलता है। नहीं मैडम, चलता दिन नहीं है, आज लेट हो, आज
आज लेट हो गए, 3 महीने से लेट आ रहे हो। कभी शाम को 7 बजे 8 बजे, जॉब तो आपका 5 बजे खत्म हो जाता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। आज हद कर दी, रात के 2 बजे। नहीं करना हमें ऐसा काम। पहले प्रदेश में रहते, एक बच्चा है, कौन जिम्मेदार है कल से आपके साथ कोई यहाँ नोनी घटना घटी? मैंने कहा कल से दिन में नहीं, दिन में नहीं, ये काम बंद करो, छोड़ दो इसको। मैंने कहा मैडम ये छोड़ने जैसा काम नहीं, मेरे को छोड़ दो। वो आदमी गुस्से में सोचता नहीं, मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा तुम भी छोड़ने जैसे नहीं छोड़ने जैसी नहीं। और एक छोड़ना पड़ेगा। अब रात के 2 बजे क्या छोड़ो? रात के 2 बजे क्या छोड़ो? इधर भविष्य दिखता था, उधर वर्तमान दिखता था। मेरा आपसे निवेदन है, आप उस दौर से मत गुजरो। प्रैक्टिकल करके समझना है तो देख लेना, या फिर पहली बोल कर। मैंने कोठारी सर को कहा, जो मेरे इस बिजनेस के मेरे जो गुरु हैं वो कोठारी साहब हैं। जहां भी खड़ा है उन्हीं की देख। तो मैंने उनको एक ही बात कही, सर मेरा ड्रीम बड़ा है लेकिन पत्नी विरोध है। बोले मीटिंग में लाओ। मैंने कहा वो मीटिंग में आना नहीं चाहते। बोले आएगी नहीं, लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको समझाया, महिला की पता है वीकनेस क्या होती है, उसको थोड़े कपड़े उपड़े का लालच दे दो। मैंने कहा मैडम बस एक कहने से 3 घंटे के लिए एक जगह चलो, फिर उधर से आपकी पसंद के जो एक ड्रेस लेनी हो मैं दिलाऊंगा। 3 क्या 5 घंटे भी चला। और आप क्यों? तो मैं तो 9 घंटे के लिए चलूं, 2 दिला देना। मैंने कहा 1, 2 जैसी स्थिति नहीं, 1 दिलाए। और मैंने उनको मीटिंग में ले जाना शुरू किया। उसके बाद उसको लगा इस बिजनेस में टाइम लगता है, उतार चढ़ाव में लोग मना करते हैं, कई बार टाइम लगता है। फिर उसने मेरे को यही कहा कि अब आप जॉब छोड़ो, उसमें टाइम खराब मत करो, ये बिजनेस 7 पीढ़ियों से नहीं बदलना। उसने कहा फिर टाइम जॉब पे खराब नहीं करना, तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। yes! जल्दी और बढ़ती जाना, और जल्दी जाना। yes! आखिरी और पावरफुल फार्मूला ले। yes! आज से अपना प्लान दिखाना खुद शुरू करो। आपने गलती क्या कर दी, आप प्लान स्वयं नहीं दिखाते, अपनी अपलाइन से कहते हो सर 5 लोग इकट्ठे जल्दी आओ प्लान दिखाना। नो, अपलाइन प्लान नहीं दिखाएगी, प्लान आप दिखाओ। मोर प्लान मोर बिजनेस। अपलाइन अगर प्लान दिखा रही है तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। जिस दिन खुद प्लान दिखाओगे आप अपने बिजनेस में। आपने अपन जी को कहा सर मेरे 10 लोग प्लान दिखाना हो, ये उस दिन वाराणसी में प्लान दिखाने पहुंच गए, फिर क्या करूं? ये 5 चले गए आपके हाथ से, और इनको सबको किसी दूसरे ने प्लान दिखा दिया, ये उसके साथ ज्वाइन हो गए। और एक दिन स्टेज पे वो स्टार बन के खड़ा होगा, सिर्फ इस चक्कर में आपसे चला गया वो स्टार होगी क्योंकि आपने स्वयं प्लान नहीं दिखाया, आप अपलाइन के भरोसे। तो आज से प्रतिज्ञा लो, प्लान स्वयं दिखाना है, जैसा भी आए दिखाओ। कोई भारी काम है आसीम का प्लान? मैं करूं आसान? कितने लोग अभी ज्वाइन हुए हैं 1-2 मंथ पहले? हाथ खड़ा करें जो 1-2 मंथ पहले ज्वाइन हुए। काफी लोग। आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहिए तो प्लान दिखाना, और प्लान दिखाने का मैं आसान रास्ता बताता हूं। आपने आज किसने दिखाया था प्लान? अरुण जी ने दिखाया, तो 7 लोगों को खड़ा किया हो, या फिर आप जब पेपर पे दिखाते हो तो 7 गोले दिखाते हो, यही है प्लान। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूरे दिन कोशिश करो सुबह से शाम तक 1 गोला बना सकते हो?
जी सर। अगर पूरे दिन अपन प्रयास करें तो एक घोड़ा बन जाएगा। तो 7 दिन में प्लान तैयार हो गया। कितने दिन का काम? 7 दिन। और उसके बाद ये प्लान फिर चेंज नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये दुनिया में हर चीज बार बार बदल रही है। मोबाइल अपडेट हो रहा है, कंप्यूटर अपडेट हो रहा है, पढ़ाई अपडेट हो रही है, पर ये प्लान एक बार 7 बोले बनाओ, 7 पीढ़ियों में भी कोई बनाएगा, 7 ही बनाएगा। मेरे को 21 साल हो गए, मैंने अप्लाई से की बात पूछी, मैंने कहा अपना प्लान अपडेट करो ना। बोले क्या करें? मैं तो बोले बढ़ाओ, ये 7 ही लिख रहा हूँ मैं तो 21 साल। बोले 7 ही रहेंगे। तो अब इसमें क्या टेंशन है? तो 7 दिन में सीख गए। अब हमें डर किस बात का है वो समझे। हमें क्या लगता है हमारे सामने इंजीनियर बैठा है, डॉक्टर बैठा है, वकील बैठा है, तो हमें डर लगता है। डॉक्टर है डॉक्टरी का मास्टर, वकील है वकालत का मास्टर। आप जब किसी को प्लान दिखाओ, आप ये सोच के दिखाना मैं आरसीएम का मास्टर। भाई वो डॉक्टर है तो उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का आपको है। वो गोलियां जानता है तो कौन सी गोली किस काम आती है। अब अपन में डाइक्लोरोबिन प्लस की बात कोई कर रहे हैं, अपन तो इस गोलों की बात कर रहे हैं। वो नहीं जानता इन गोलों को। हम क्या सोच रहे हैं पूरा सीख जाए फिर सिखाएंगे। जिंदगी में कभी भी पहली बार प्लान दिखाओगे गलत होगा। और क्या गलत होता है? हमारा हाथ लड़खड़ाता है। रिटेलर इधर बनाना चाहते बनता है इधर, तो ये बनेगा, हमसे भी बनेगा, आपसे भी बनेगा। और जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं आप करो शुरू और वो गलत ना हो। कितने लोग परफेक्ट साइकिल चला के जाते हैं, हाथ खड़ा करेंगे परफेक्ट साइकिल, और वो हाथ खड़ा रखे जो आज तक बचपन से अभी तक गिरे, जब से सीखना शुरू किया। कई बार हर आदमी गिरा, अभी भी गिरते हैं। पहले दिन हर आदमी गिरा। बस फर्क पता क्या है, कुछ को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, कुछ को नहीं देखा, कुछ को देख नहीं पाया। क्योंकि गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट है। आप कभी भी देखना, अगर आदमी साइकिल से गिर गया, वो लेटे लेटे दो ही तरफ देख लेगा, देख तो नहीं, और देख लेता कोई नहीं देख रहा, फिर इतना फास्ट उठता है वो, और ऐसा गली में गायब होता है फिर। हाँ, ये बात अलग है। वो फिर 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा ये प्लान है। जब देखने वाला चला जाए तो आप भी देख लो यार किधर किधर क्या क्या हो गया। साइकिल पे से गिरने के बाद इलाज कराता है क्या? कुछ तो हुआ तो लेगा दवाई, ठीक कर लेगा। तो देखने वाला चला जाए, आप भी ठीक कर लो यार, ये गलत बन गया, इधर होना चाहिए। लेकिन उस समय नहीं करना दिखाते हुए। हम क्या गलती करते? ओ सर इधर नहीं, रिटेलर सॉरी सर इधर, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया सॉरी वोरी कुछ नहीं आपकी है। एक आदमी ने मेरे से पटना में कहा, सर ये तो प्लान ही गलत हो गया। मैंने कहा कैसे गलत हो गया? बोले अगर सामने वाले को ये पता लग गया रिटेलर इधर नहीं इधर होता है। मैंने कहा अगर उसको ये पता होता है ये इधर होता है तो वो इधर होता वो इधर होता। अगर उसको ये पता होता है ये इधर होता है, उसको नहीं पता ये किधर होता है, इसलिए वो उधर है। और वो उधर है तो तू ये किधर भी बना समझे। अब जल्दी को पता है मेरा अप्लाई नहीं है, आज तक नहीं मिला, क्योंकि जो मेरे बॉस को दिखा के गया था प्लान वो मेरे को फिर नहीं मिला। ज्वाइन भी मैं अपने आप से हुआ, 10 दिन तक फार्म लेके घूमता रहा, कोई इसको स्पॉन्सर करो। आज तो नहीं घूम सकते। तो अब मेरे को प्लान कौन सिखाता? तो मैंने प्लान खुद ही सीख लिया। तो मैं शुरू के 1 साल तक कंपनी सेंटर में बनाता।
तो 1 साल बाद डीसी सर आए रतलाम, पहली बार मीटिंग करते। तो 20 लोग थे, शुरुआत थी, मैं रॉयल्टी अचीवर था। तो जैसा आज किसने दिखाया था प्लान, अरुण जी, तो लोकल कोई दिखाता है। तो उस दिन बीसी सर ने लोगों से कहा कोई प्लान दिखा सकता है, तो लोगों ने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखाते हैं, दिनेश जी। तो हम पहुंच गए स्टेज पे। अब जब हमने प्लान दिखाना शुरू किया, जैसी हमने कंपनी बनाई, तो बीसी सर वहां बैठे थे जहां अजय जी और अब जल्दी बैठे अगली रो में। तो अब वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे यार, ये कंपनी कहां बना रहा है। अब हम उनको देखे, वो हमें देखे, तो हमने और कॉन्फिडेंस। मैंने कहा यार इतने ध्यान से शायद इसलिए देख रहे हैं, बहुत सही जगह बना रहे हैं। तो हम बना के चले। जब उनके पास जाके बैठे तो उन्होंने पहली सिंपल वे में लाइन पूछी, क्योंकि 20 लोग बैठे थे, मीटिंग स्टार्ट की। दिनेश ये प्लान सही था? हाँ सर सही। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ सर ऐसे ही। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही। किसने बताई? मैं नहीं। पता नहीं, हमने बताई, हमने बोला। बोले तू रॉयल्टी अचीवर है? मैंने कहा सिर्फ 5 महीने पहले बनी, सेंटर की कंपनी से। मैंने कहा सर कंपनी देती है रॉयल्टी, कौन देगा? अरे बोले कंपनी तो देती है पर सेंटर की देती है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। बोले अभी मत समझ, मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म होकर मेरे को उस होटल के रूम में मिलना, मैं वहां रुका हूँ। मीटिंग खत्म होकर मैं पहुंचा तो मैंने कहा सर बता। बोले ये प्लान मेरे को किसने सिखाया? मैंने कहा सर सिखाने वाला कोई नहीं, आज ये पहली मीटिंग है रतलाम। अप्लाई कहाँ? मैंने कहा अप्लाई तो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। तो ये प्लान तुमने खुद बना दिया? हाँ सर खुद बना। रॉयल्टी है? हाँ सर। सेंटर की कंपनी? सर मैं समझा नहीं, सेंटर की कंपनी देती है? अरे बोले देती कंपनी है पर ये सेंटर में नहीं होती, ये इधर होती है, ये गलत है। तो मैंने कहा सर सॉरी, कल से हम इधर ही बनाएंगे। कल से इधर ही। 20 साल से मैं भी इधर ही बनाता हूँ। तो अगर सेंटर की कंपनी से दिनेश चौधरी रॉयल्टी दे सकता है, आप ये रिटेलर कहीं भी बनाओ, टेक्निकल आएगा। लेकिन आज ये प्रतिज्ञा लेके जाओ, आज के बाद मैं अप्लाई से प्लान नहीं दिखाऊंगा, प्लान खुद दिखाऊंगा और दिन में कम से कम 2 दिखाऊंगा, कम से कम। दिखाने किसको है? आदमी जैसा दिखना चाहिए। क्लियर है पिक्चर? इसके बाद आता है टेक्निकल। यू नो टेक्निकल कैसी लाइफ हो जाती है टेक्निकल पे, समझे? आज कैसी है वो भी समझे? जॉब की लाइफ समझे, जो बड़ा अच्छा लगता है आपको, क्या समझे? जॉब वाला व्यक्ति सब्जियां सुबह खरीदता है ज्यादातर या शाम को? शाम को। शाम को ज्यादा शाम को। जिसको आप बहुत लाइक करते हो, आज समझ में आएगा। शाम को खरीदता है। आपको पता है ये शाम को क्यों खरीदता है, सुबह क्यों नहीं खरीदता? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है। सुबह ताजी महंगी, रात को बासी सस्ती ज्यादा। सुबह ताजी महंगी, शाम को सस्ती ज्यादा। और बासी सुबह 3 टमाटर 250 ग्राम 10 रुपए में, शाम को 8 टमाटर ढेरी में 10 रुपए। और जैसे ये पहुंचता है तो ये दुकानदार को पूछता है भाई साहब ये 8 टमाटर बच गए? तो वो कहता है दुकानदार ये किसी ने लिए नहीं, इसका मतलब ये रिजेक्ट माल है, इसलिए नहीं लिया। तो ये मन मन कहता है मैं लूंगा ना, मैं पैदा ही इनके लिए हूं। और ये ले जाता है। ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं जॉब में था, मेरे कोई लाता था। ये हर जॉब वाले की स्थिति है। अब मैं आपसे सेकंड बात पूछता हूँ, कौन से खरीदे इसने? जो दिन भर के बासी। आप किसी भैंस को
बासी चारा डालना, सूंघ के छोड़ देगी, भूखी रह जाएगी, खाएगी नहीं, क्योंकि वो भैंस है। मैं आगे नहीं कह रहा। इतना प्यारा उसने इंसान बनाया, ये जितना प्यार करता है उससे समझदार वो बासी छोड़ देती है और ये बासी रोज खा। ऑप्शन नहीं था, आज तो है, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जिस दिन से आया सब कुछ चेंज हो गया। आदमी को सोने के लिए कितनी जगह देंगे? 3x6 सफिशिएंट जगह होती है। 3x6 घर कितना भी बड़ा बना लो, सोगे 3x6 घर 2 बना लो, सोगे 1 में। क्या ऐसा ऑप्शन है 1 में सर रखो? ऐसा तो नहीं है ना। आरसीएम का कमाल नहीं। जब मैं जॉब में था तो मैं 6x10 के रूम में रहता। क्यों रहता था? 3x6 में मैं सोता था, 3x6 में बच्चा, 3x6 में पत्नी, 1 फीट आने जाने की जगह, इतनी जगह चाहिए। जब आरसीएम से पैसा आया तो मैंने पहला घर बनाया, फिर आरसीएम से और पैसा आया, मैंने दूसरा घर बनाया, फिर आरसीएम से और पैसा आया तो मैंने 2006 में तीसरा घर लिया, जिसमें अभी तक मेरी पत्नी रहती थी। वो उस समय लिया था मैंने 3 करोड़ का, 2006 का, जिसमें अभी तक रहती। फिर उसके बाद एक बार हम उदयपुर घूमने गए, कुछ लोग गए यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हम गए घूमने के हिसाब से, देखिए रियल कहानी है। घूमते घूमते मेरी पत्नी ने कहा, देखो हर 2-3 साल में आप घर लेते हो, आपका सीए बोलता है इतना पैसा आ रहा है, क्या करोगे? तो एक घर इस बार उदयपुर में ले ले। मैंने कहा उदयपुर, हम रहते तो एमपी रतलाम में, उदयपुर तो 30 किलोमीटर। बोले रहने के लिए नहीं, खरीदना है, एक लेके डाल दो, कभी आए करेंगे, 2-4-6 महीने में 2-3 दिन रुका करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने लगभग 4 साल पहले उसके जन्मदिन पे 1 करोड़ का घर उसको गिफ्ट किया। अभी वो 2 साल से उदयपुर रहने लगी तो उसको अब उदयपुर अच्छा लगने लगा, तो उसने कहा अब मैं रतलाम नहीं रहूंगा। अब वो 5वां घर बना रही है उदयपुर के अंदर। कौन सा? 5वां। 32,500 स्क्वायर फीट। कितनी जगह? 32,000। सोने के लिए जगह कितनी चाहिए? 6x6। घर कितना बड़ा? 32,500। मैं आपको घर गिनाने नहीं आया, मैं आपको इसकी वो ताकत बताना आया हूं कि ये 6x10 के किराए के रूम से 32,500 स्क्वायर फीट के घर तक ले जाने की ताकत है। तो ऐसी लाइफ जीना चाहते हो? 5 मिनट करें बात? बस 5 मिनट बाद मीटिंग करें। पहला डिसीजन लो आज। क्या डिसीजन? निर्णय किसका? करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। अप्लाई नहीं करें, मैं करूंगा, ये निर्णय होगा। लाइफ लाइन मेरा साथ देना दे तब भी मैं करूंगा, गाजीपुर ना करे तब भी मैं करूंगा, उत्तर प्रदेश ना करे तब भी मैं करूंगा। तो ये सिस्टम आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है अगर इतना पक्का डिसीजन आपका है। उसके बाद किन लोगों से मिलो? नॉलेज किन से लेना? जो इस सिस्टम में कामयाब लोग हैं। अप्लाई का समझते हो? अप्लाई कौन है? जिसने आपको ज्वाइन कराया। वो अप्लाई का अर्थ है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अप्लाई। कौन सी अप्लाई? जो दिन रात आपके आरसीएम की पिन बदलने का सोचती है, जो दिन रात आपकी कार लाने का सोचती है, जो दिन रात आपका घर बनवाने का सोचती है, वो होती है एक्चुअल अप्लाई। वो जो कह दे वो पत्थर की लगती है। फिर कुछ भी हो, दुनिया में 2 अप्लाई होती है। पहली आपकी माँ, जो आपकी जिंदगी की अप्लाई होती है, कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं करेगी। मेरे को पता है आजीज को पसंद है। आप देखते हो मार्केट में किसी यंग बच्चे से बात करो, बेटा भी क्या कर रहे हो? बोले मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ।
बोले कब से कर रहे हो? 3 साल। बोले उसके पहले? बोले उसके पहले मैं SBI से करता था। बोले उसके पहले तो मैं HDFC में था। यही है मार्केट। हर 2-4 साल का आपके अपना चेंज कर लेता है। क्यों करता है? कभी सोचा? इसका मतलब वहां स्कोप नहीं है। मैं 21 साल से एक ही प्लेटफॉर्म पर हूं। 21 साल हो गए। 21 साल एक प्लेटफॉर्म पर काम करना बहुत लंबा अरसा होता है, और वो एक ही कंडीशन में किया जा सकता है जब ये प्लेटफॉर्म बहुत साफ सुथरा हो, बहुत ताकतवर हो। मैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क के नाम पर, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आरसी में एक अलग प्लेटफॉर्म है। आरसी में बाकी कंपनियों में एक लाइन में अंतर बताओ। आरसीएम में आप जब तक अपने ग्रुप के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। आरसीएम में जब तक आप अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। बाकी कंपनियों में जब तक आप 10 लोगों का घर बिकवाओगे नहीं, आपका बनेगा। और इसीलिए मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं सर मैं भी आरसीएम करता था, अभी मैंने आरसीएम क्या है छोड़ के दूसरी कंपनी कर ली। क्यों? आरसीएम चलता बड़ा धीरे है। मैंने कहा धीरे इसलिए चलता है, घर बनवाने के बाद बनता है। ये जो बिल्डिंग में बैठे हो ना, इसको बिकवाना हो कितना टाइम लगता? 5 मिनट का गेम नहीं है। कितनी देर में बिकेगा ये? 5 मिनट में। इसके मालिक से पूछना बनवाने में कितना टाइम लगा? कई साल लगे थे। तो आरसीएम बनवाने का काम करता है, टाइम तो लेगा, ये बिकवाने का काम नहीं है। अफजल जी के पास कार है, तो अफजल जी ने अपनी टीम में पहले कई लोगों को वो कारें दिलवाई है, इसलिए अफजल जी के पास कार है। दिनेश चौधरी ने अभी 12वीं कार ली है आरसीएम से। इसी 21 साल 13वीं की प्लानिंग है। अभी जब मैं चला था तो मेरी मिसेज ने कहा कि पोते का जन्मदिन आ रहा है 3 जून का, बोले कार लेनी है? नहीं। मैंने कहा कि तो ली 6 महीने पहले। बोले हाँ तो ली है, ठीक है, पर इसके जन्मदिन पे ली। लेकिन मेरे पास 12 कारें इस बात की खुशी नहीं, मेरे ग्रुप में हजारों कारें हैं, इसलिए मेरे पास 12, इसलिए थोड़ा सा लगता है। तो 2 अप्लाई है जिंदगी की। पहली मां जो अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। दूसरी ये इनका बुरा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इसका घर ही तब बनेगा जब इनका बनवाएगा, इसकी कार तभी आएगी जब इनको दिलवाएगा, तो ये बुरा सोच ही नहीं सकती। तो फिर डाउट क्यों करना? माँ की बात को कभी डाउट किया? आप थोड़े बड़े हुए तो माँ क्या बोलती है? बेटा ये मामा है तुम्हारे। तो आप क्या बोलना शुरू करते हो? मामा ही क्यों बोला? क्योंकि माँ ने कहा। और क्यों आपने कहना माना? क्योंकि आपको पता है ये मेरी वो अप्लाइन है जो मेरा गलत नहीं सोच सकता। थोड़े बड़े हुए फिर आपको क्या कहा? बेटा ये चाचा है तुम्हारे। तो आपने क्या कहना शुरू किया? चाचा। और बड़े हुए, बेटा ये नानी है तुम्हारी। तो आपने क्या कहना शुरू किया? नानी। फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर माँ ने कहा बेटा ध्यान से सुन, पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने कभी अपनी माँ से ये पूछा? मेरे को डाउट है। कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको पता है ये मेरी वो अप्लाइन है जो मेरा कभी गलत नहीं सोचती। तो वो तो आपकी एक पीढ़ी सुरक्षित करती है, जब उसका कहना नहीं डालते, ये आपकी 7 पीढ़ियों को सुरक्षित करती है। डिसीजन अपना लें। सेकंड, विश्वास करें। पहला, खुद पर। दूसरा, इस सिस्टम पर जिसने भारत के हर राज्य के हर जिले के आदमी को कामयाबी दी है, आपको भी देगा, आप भारत का हिस्सा। तीसरा, जिसने आज बुलाया है। चौथा, इसी अप्लाइन जो आपका कभी बुरा ना हो। थर्ड,
पैसन्स का बिजनेस है। कितने टाइम? 5 साल। लेकिन हम जुड़ते ही बोलते सर पैसे नहीं आ रहे। अरे प्राकृतिक से सीखो, हमें सिखाती है। जब कोई बीज बोगे, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा। यही नियम है क्या? ऐसा कोई नियम है? बीज को खींच के फल निकाल दो, नियम है सब। और ये बाहर मिलेंगे ये लोग, पता क्या बोलते? आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ, धीरे धीरे चलता है। हमारे में आओ, हमारे में बहुत फास्ट चलता है। कैसे चलता है? आओ जाओ, इतना फास्ट आओ, बीच में स्टॉपेज ही नहीं। कहां जाओ? कहीं भी जाओ। ये हाइब्रिड पौधा है। कौन सा है? हाइब्रिड। और ये पहले नहीं थे अजय जी, आपके पिताजी के टाइम का हाइब्रिड पौधे थे। आज के 50 साल पहले में नेचुरल कंपनियां थी, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम पे। ये स्कीम में अब आई है हाइब्रिड, तत्काल लाभ देंगे। ये पहले नहीं थे। और आजकल, पहले वो आम बड़ा होता था, 5 साल में 200 साल तक फल देता था। अभी आप देख रहे कितने से पेड़ पे आम आ जाती है। और लोग कहते हैं अब ये तो जानते ही नहीं ना हाइब्रिड है ये, इतने से पेड़ पे आम आते हैं। हाँ, आजकल इतने से आ जाते हैं। कब तक आएंगे ये गारंटी नहीं। ये जैसे आया है ऐसे जाएगा। ये नेचुरल आम है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। हम सब साथ थे जब एयरपोर्ट से आ रहे थे। बात चल रही थी कि लोग बड़ा तत्काल एकदम आरसीएम करते करते। मैं मना नहीं करता, देखो आरसीएम नहीं हो रहा तो आप नेटवर्क छोड़ दो, आप अपना जॉब कर लो, दुकान कर लो, जब इच्छा हो जब कर लेना। नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी चीजों में मत उलझना जो आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते के रिजल्ट बहुत खराब है। वो तत्काल में अच्छा लगता है, समझे थोड़ा शॉर्टकट रास्ता। आप मेरी भावना समझना, मैसेज पे मत जाना। एक आरसीएम का लड़का था, एक स्कीम वाला लड़का था, दोनों दोस्त थे। हो सकते एक को आरसीएम पसंद था, एक को स्कीम पसंद। तो स्कीम शॉर्टकट, आरसीएम लॉन्ग कट। अब एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया, चलो भारत घूम के आते हैं दोनों। अब आप कहोगे उस समय ये आरसीएम, उसके अंदर भावनाएं आरसीएम वाली, दूसरे के अंदर स्कीम वाली। तो इनका काम था कि पूरे भारत का भ्रमण करना था। इनको कई नदियों में स्नान करना था, कई मंदिरों के दर्शन करने थे। और इन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा दी थी। फिर इनको लगभग 40 दिन में घूम के वो भारत घर आना। तो ये क्या करते थे, पहले टाइम पे आप देखते थे गांवों के बाहर धर्मशाला या स्कूल होते थे, तो उसमें ये रुकते थे। तो जैसे ये एक दिन जाते गए तो उस गांव में धर्मशाला और स्कूल नहीं था। रात हो गई तो एक ने कहा अब क्या करेंगे, तो बोले किसी के घर रुकते। तो आरसीएम वाले ने एक दरवाजा बजाया, अंदर से महिला आई। तो आरसीएम वाले ने कहा माँ जी, हम दोनों दोस्त, हम इस देश के भ्रमण पे निकले हैं। इतने नदियों में नहाना बाकी है, इतने मंदिरों के दर्शन करने बाकी है, इतने किलोमीटर चलना बाकी है। आज यहाँ कोई स्कूल धर्मशाला नहीं थी, इसलिए क्या आपके घर रात गुजार सकते हैं? तो उस महिला का जवाब था नहीं, हमारे घर में बहन बेटियां हैं। दूसरा दरवाजा, फिर उसने बजाया, फिर अंदर से महिला आई, फिर उसने बात की। हम दोनों दोस्त हैं, इस भारत के भ्रमण पे निकले, इतने किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई, इतने की बाकी बची है, इतने नदियों में नहा लिए, इतनों में नहाना बाकी है, इतने मंदिरों के दर्शन हो गए, इतनों के बाकी है। इस गांव में कोई धर्मशाला स्कूल नहीं थे, आज रात हो गई, क्या हम आपके घर रात गुजार सकते हैं? तो जवाब आया नहीं, हमारे घर में बहन बेटी है। फिर अब उसे स्कीम वाले को गुस्सा आया, सुन के
फिर तीसरा दरवाजा, फिर उसने वही बात की तो इसे गुस्सा आ गया। बोले पूरी रात बात करते करते निकल जाएगी, इतनी लंबी बात करता है, शॉर्टकट अपना ना, कब सोएंगे रात में, 2 घरों में तुमने 1 घंटा पूरा कर दिया। उसने कहा देख शॉर्टकट के रिजल्ट अच्छे नहीं है, लॉन्ग टर्म ही ठीक है, जगह मिले तो नहीं मिले। बोले नहीं तेरे में अकल नहीं है, तब तक इसमें काम करता रहेगा, चल मेरे साथ, करते हैं ना लोग। अब ये स्कीम वाला उसको बोलता अब तू घर के बाहर रुकना, मैं बात करूंगा, देख शॉर्टकट में कितनी जल्दी बात होती है, जल्दी घर मिल जाएगा। ये पहुंचा, दरवाजा बजाया, अंदर से एक महिला है। आपके घर में बहन बेटियां हैं? हाँ है। क्यों? रात गुजर गई है। तो वो आस्तीन वाला तो घर पहुंच गया भ्रमण करके, ये थाने इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इच्छा आपकी है, ये लोग करनी है, इच्छा है इस पे चलो, नहीं तो शॉर्टकट एक बार अजमा। तो जैसे उसने कहा तो महिला ने आवाज लगाई, बेटा श्याम, बेटा राम, बेटा मोहन, वो जो कल लट्ठों को तेल लगाया था लेकर आओ तीनों, समय आ गया है उपयोग में लेने का, उपयोग लेने का। फिर उसके बाद आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा। वो अभी घर नहीं पहुंचा, वो अभी भ्रमण पर ही है। इच्छा आती है, मैं जबरदस्ती कभी नहीं करता कि आरसीएम करना जरूरी है, पर समझो तो सही आरसीएम क्या है। बाकी है आखिरी लक्ष्य, टारगेट बनाओ, इस मंथ क्या है, इस मंथ कितनी ग्रोथ होगी, इस मंथ कितनी पीने निकलेगी, मेरे कितने लोग भीलवाड़ा जाएंगे 8-9 महीने, 7 तारीख को कितने लोग मेरे दिल्ली जा रहे हैं। ये टारगेट होना, मेरे को दुख इस बात का होता है, टारगेट अपना खुद का होना चाहिए या अपलाइन बताए वो टारगेट होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। भाई आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ये स्वतंत्रता सेनानी जाती है ना दिल्ली, जाती है ना, तो टिकट लेके बैठ जाओ, दिल्ली पहुंचा देंगे। तो आप डिसाइड करो ना दिल्ली जाना है या वाराणसी जाना, अप्लाइन करिए, दिल्ली चल दिल्ली। अरे अप्लाइन का कोई टारगेट है, मैंने आरसीएम शुरू किया था, मेरी तो अप्लाइन नहीं थी, मेरा खुद का टारगेट था। क्या था? कंपनी मेरा इतिहास पूछना, कल मैं बता रहा था इन लोगों को जब एयरपोर्ट था, एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बन रहा है, जिले का नहीं, स्टेट का मैं पहला ही बना, एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना, एमपी का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना, एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना, और एमपी का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। मेरे को तो इस बात का होता है, अप्लाई बार बार बोलती है 7 मई को कितने लोग जाएंगे, कितने लोग इस महीने वाइटल पिन निकाले, कितने रॉयल्टी पे पहुंच रहे हैं। आपके पीछे रेलवे स्टेशन है, कब पहुंचते हो दिल्ली? जब उस ट्रेन का टिकट लोगे जिसमें बैठना, लिखोगे ना फॉर्म में स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेन का ये नंबर, गाजीपुर टू दिल्ली लिखोगे तभी देगा ना वो। तो आप देखते हो प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर रोज अनाउंसमेंट होता है, पहले घंटी बजाते थे, ट्रेन आने का टाइम हो रहा है 5, 3, आखिरी 1 घंटा बजाया मतलब आने वाली है, फिर लिखने लगे बोर्ड पे, फिर अनाउंसमेंट, अब डिस्प्ले पे आया, अब तो बोगी भी आती है कहां पहुंच आ रहे हैं। तो रेलवे बार बार नियम बदलता है, कल से नियम चेंज कर दे रेलवे। कैसा? ध्यान से सुनो उस नियम को। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, अनाउंसमेंट नया चालू, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। बदल दिया क्या? ट्रेन हो रहा है, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है।
फिर किसी में नहीं बैठ पाओगे तो कहां रह जाओगे? गाजीपुर में। जाना कहां था? जाना था डायमंड, यही रह गए वाइटल पे। क्यों? फिक्स है ही नहीं कहां जाना है, कब जाना है। मेरे को दुख होता है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ आरसीएम में तो उसको पूछता हूँ आरसीएम कर रहे हो? हाँ। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। क्यों कर रहे हो? रॉयल्टी जाना है। कब जाओगे? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। कब पहुंचेगा ये रॉयल्टी? कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे को एक व्यक्ति मिला मुजफ्फरनगर में, आर्मी से रिटायर्ड, बैंक में जॉब कर रहा था और बैंक का जॉब उसने छोड़ दिया। तो मैंने पूछा, मैं भाई साहब आप आर्मी में थे, HDFC बैंक में थे, फिर जॉब क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि मेरे परिवार में सबकी हेल्थ खराब थी, आरसीएम के प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा जॉब छोड़ के मैं आरसीएम फुल टाइम करूं। मैंने कहा फिर क्या चाहते हो आरसीएम से? बोले 1 करोड़ रुपए महीना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाओगे कब 1 करोड़? तो उसका वही जवाब था, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। अपनी डायरी में लिखो कब मेरे को किस पिन पर जाना, और फिर अपनी अप्लाई अपना रोड मैप बनवाओ कि सर ये मेरी को पिन चाहिए, आप रोड मैप बनाओ, मैं इस पे चलने को तैयार। अभी 7 मई दिल्ली, 8-9 मई भीलवाड़ा। क्यों ले जाना चाहिए भीलवाड़ा लोगों को? क्या होगा 8-9 मई को? ये आपने सुना अपने यहाँ कुंभ का मेला लगता है भारत में? कितनी जगह लगता है भारत में? आप कितने लोग कुंभ के मेले में गए कभी? वो हाथ खड़ा करो जो कुंभ के मेले में गए। काफी लोग हैं। एक बार जाना चाहिए। पता है कुंभ के मेले में जिन साधु संतों को आप देखते हो उसके बाद वो कभी आपको नहीं जाते। कहां रहते हैं पता? वो कंदराओं में, गुफाओं में, और वो सीधा उनका कॉन्टेक्ट उससे होता है। आप उनकी देख रहे हो उनकी दाढ़ी जमीन से टच होकर चलती है। ऐसे ऐसे साधु संत जब चलते हैं तो 8 फीट पीछे तक उनकी जटाएं बिखरी रहती है। तो ये कहा जाता है कि उनके दर्शन करके जब आप उसमें डुबकी लगाते हो तो आप तर जाते हो। ये कुंभ का मेला 5 जगह लगता है भारत में। पहला यूपी प्रयागराज, दूसरा नासिक महाराष्ट्र, तीसरा MP उज्जैन, चौथा उत्तराखंड हरिद्वार और 5वां लगता है भीलवाड़ा। जो 8 मई को ये 4 मेले में नहाने से खुद तरोगे अकेले। उस कुंभ के मेले को अगर आपने लोगों को निलवा दिया तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। ये जो अभी अजय जी कह रहे थे ना 50 लाख पर मंथ कमाने वाले आरसीएम में, ये सारे साधु संत उधर ही मिलते उस कुंभ के मेले। 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, ये सब कमाने वाले उस कुंभ के मेले में मिलते। क्लियर है? और लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस शब्द के साथ, शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर यहां आपको मिलेगा। मैंने आरसीएम किया था सुरक्षा के लिए। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि बहुत कम एज में मेरे फादर को कैंसर हो गया था और वो इस दुनिया को छोड़ गए। और मैंने मेरी मां को जितना परेशान 3 साल देखा, और मैं चाहता हूं ऐसा कभी किसी की मां के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सोचने का विषय है। आज आपको आपका थोड़ा जिंदगी का फंडा क्लियर होगा। आपकी ये फैमिली, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, आदमी इन्हीं के लिए दौड़ रहा है दिन रात। आज समझे थोड़ा? मैंने आरसीएम क्यों किया? हम 4 भाई थे, मैं तीसरे नंबर का, और मेरे फादर मेरे से बड़ा ये सोचते थे ये कुछ करेगा। मैं हमेशा ज्यादातर उनके साथ रहता था, और बहुत कम उम्र में उनको जब कैंसर हो गया वो इस दुनिया को छोड़ गए। तो मेरी माँ 3 साल तक, जिसको आज हम कोमा बोलते हैं, उस समय ये बोलते थे बेहोशी की हालत।
3 साल वो बेहोशी की हालत में रही, एक जैसे कहते हैं ना सदमा। मेरी माँ 3 साल से किस चीज के लिए परेशान थी, इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इन बच्चों की शादियां कौन करेगा, और ये खेती कौन करेगा, क्योंकि फादर इस दुनिया से चलेगा। मैंने इसलिए आसिम को स्पीड से किया कि जो मेरी माँ के साथ हुआ है वो मेरे जाने के बाद वो कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं हुआ। मेरी स्पीड का ये बहुत बड़ा कारण है। और ये घटनाएं कुछ नहीं कह सकती कब किसके साथ क्या हो जाएगा, किस उम्र में हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। आज थोड़ा हम समझते हैं ये मैटर क्या। आपको पता है यूपी के कितने लोग बाहर जॉब करते हैं, गुजरात में कितने लोग हैं, बहुत लोग। ये क्या सिस्टम है आज थोड़ा समझे इसको। हम थोड़ा सा क्या है, बस ये सोचते हैं जीवन है, माता पिता है, बच्चे हो गए, इनकी शादियां हो गई, फिर वो माता पिता चले गए, हम उनकी जगह आ गए, बस ये सिस्टम चल। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। कितना जिम्मेदारी आप समझे। छोड़ो आपके घर में परिवार में बच्चे हैं आपके 2 साल 5 साल 8 साल 10 12 15 18 है, कितने साल, आपका कितने साल का बच्चा, 12 साल, आपका 10, इधर 8 14 साल, 18 18। अच्छा कोई आकर आपसे कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दोगे, कोई भी नहीं देगा, नहीं दोगे। अच्छा क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, वो आपके लिए। और दोगे क्यों नहीं। हाँ नीरज जी ने कहा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ जाता था, कोई ऐसा बोलता है मैं उसको जानता नहीं तो क्यों दे दूं। कोई ऐसा भी बोलता है कि वो मेरे जैसी परवरिश कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता है। आप देखना 1 साल का है उतना मिलेगा, 2 3 जैसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप उसको नहलाते हो, कई बार कपड़े पहनाते हो, कई बार मान नहीं होती आप गंदगी भी साफ करते हो, तो बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए आप देते हैं। यही कारण, सामने वाले की गारंटी नहीं, वो कैसा परवरिश करेंगे। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूं, जिस लड़की से आपने शादी की उसको भी किसी ने 20 साल पाला है, उसके पिता ने क्यों दे दिया, क्या सोचते थे। वो तो पहले दिन नहीं जानते थे, वो लड़की भी आपका व्यवहार नहीं जानती थी पहले दिन, कितना जीवन मेरा इनके साथ अच्छा निकलेगा, कितना ये मेरे को सुखी रखेंगे, पर क्यों दे दिया। उसके पिता को यह विश्वास था ये मेरी लड़की को मेरे से भी अच्छा रखेगा। और मैं बताऊं मेरे को दुख किस बात का है, 60% महिलाएं आज भी रूम में बैठ के घंटों तक रोती हैं, घंटों तक। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, पत्नी को कार चाहिए दिलाना आपका फर्ज है, उसको बंगला चाहिए दिलाना आपका फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मैं कमाता ही 20,000 25,000, तो उस समय क्यों नहीं सोचा, शादी क्यों की, आप मना कर देते मैं नहीं जीवन निकाल सकता इस बच्चे। जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये तो आपके हाथ का मामला था ना। 4 पाल सकते 4 लाने थे, 2 पाल सकते 2 लाने थे, 1 पाल सकते 1 लाना था, नहीं पाल सकते नहीं लाना। अब ये कोई कह सकते महंगाई बहुत है, 2 लाख स्कूल की फीस है, कौन भरेगा। अरे जब ये तो पहले ही पता था ना कौन भरेगा, जब फीस नहीं भर सकते तो इनको घर में क्यों भरा, इनको तो आपने भराया था घर में, ये बाहर से कोई आए। मेरा एक बच्चा है तो कई लोग मेरे से पूछते हैं सर एक ही है, तो एक ही सर एक ही क्यों। मैंने कहा ये कोई पता था भविष्य में आशीर्वाद मिलेगा। भाई मेरे को पता था 2075 में 2 मैं एक को ही पाल सकता हूं। अगर मेरे को ये पता होता भविष्य में आरसीएम मिलेगा तो मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम अपने घर में होती। फिर तो ये देता ना पैसा पालने के लिए, दे ही रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, खुद की है। और तीसरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी, माता पिता के हमेशा साथ रहना चाहिए।
जो लोग आज जॉब के लिए गुजरात चले गए, आपको पता है पहले कम एज में शादी करते थे, आपको ध्यान है? कितनी उम्र में करते थे? 16, 17, 15। क्यों करते थे? आपने कभी सोचा है क्यों करते थे? इसलिए करते थे, अभी ये 15 साल का है, इसके शरीर में ताकत है, जल्दी शादी कर देंगे, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। तो जब तक इसके शरीर में ताकत है, ये बच्चों को पाल लेगा। जब इसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो बच्चे इसको पाल लेंगे। ये नियम था। आज तो वो फैशन बन गई, 30 साल, 35 साल, 40 साल। अभी मेट्रो सिटी में 50 साल में कर रहे हैं, फैशन बन गई। अब ये 50 साल में शादी करता है, 52 में इसका बच्चा हो, 57 में वो 5 साल का हो, अब ये हो गया 57 का। और दोनों टेंशन में, बच्चा इसको देख रहा है, इसको कौन पालेगा, ये उसको देख रहा है, इसको कौन पालेगा, तो दोनों ही टेंशन में, इसको पालेगा। अब वो 5 साल का बच्चा ये देखता है, ये बाप पूरा हो गया, मेरे को कौन पालेगा। अब ये देख रहा है, मैं 57 का हो गया, ये मेरे को ये कब पालेगा। इसलिए शादी करते थे कम उम्र में। क्यों? जब माता पिता का शरीर साथ ना दे, बच्चा उसको सब। दुख इस बात का है, ये जॉब के लिए गुजरात में है, ये बूढ़े माता पिता घर है, ये अनपढ़ मां है, ये कई बार अपने पति के सामने रो पड़ती है। 1 साल हो गया, बच्चा आया नहीं, मैं बीमार हूं, एक बार तो मिलूंगा मेरे से, क्या लगता है? ऐसे कई उदाहरण है, मेरे को कहते हुए मेरा रोम रोम कांप उठता है। आखिरी टाइम पे कई बार ये बच्चा अपने पिता और मां को कंधा नहीं दे पाया, विदेश में रह गए बच्चे। क्या लगता है आपको, ये माफ कर पाएगी? क्या ये अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? जिसकी वजह से सुनहरी दुनिया को देख रहा है, उसका आखिरी क्या, उसकी सब यात्रा को ये कंधा नहीं दे पाया। मेरा ये ही कहना है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आरसीएम को स्टेज के लिए मत करना, सम्मान के लिए मत करना, पिनों के लिए मत करना, पर इसलिए जरूर करना कि मैं आखिरी टाइम पे हमेशा अपने माता पिता के साथ हूं। मेरे को पैसे के लिए माता पिता को ना छोड़ना पड़े, और इसकी मजबूरी है, ये गलती नहीं है, ये मजबूरी में गया है मुझे बात। जब इसके पिता फोन पे बात करते करते रो पड़ते हैं ना, बोले बेटा मां बहुत बीमार थी, शायद बची भी थी, एक बार दुआ। ये जाके पत्नी को बोलता है मेरी मां बचेगी नहीं, मैं चला जाऊं। पत्नी बोलती चले जाओ, मैं मना नहीं कर रही, पर तुम्हारे बॉस से तो पूछो वो छुट्टी देगा या नहीं। और वो जब बॉस से बात करता है तो बॉस एक ही बात देता है, अगर जा रहा है यूपी वापस आना मत। अब इसको इन 3 का भविष्य दिखता है, उधर मां के अटेंशन दिखता है, फिर आखिरी टाइम पे इन 3 को देख के अपना डिसीजन लेता है, नहीं आता, और वो मां दुनिया छोड़ देती है। क्या करोगे उस पैसे? मैंने देखा है मेरे पिता को, जब मेरे पिता गए, मेरी मां, थैंक्स गॉड, कभी किसी के साथ वो घटनाएं ना घटे। बस आरसीएम को इसलिए जरूर करना, घर जाना, अकेले रूम में बैठना, अपने आप से पूछना। मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं, अजय जी अच्छे ऑफिसर है, डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और फिर मैं आपको एक ताजी घटना बताता हूं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आपकी इनकम 1 लाख है, आप इस दुनिया में नहीं रहे, मान लो आप इंजीनियर हैं, चार्टेड है, जो भी है, क्या अगले महीने सरकार या वो कंपनी आपकी पत्नी को डॉक्टर बनाएगी? नहीं करती। फिर किस बात का सीना चौड़ा करके आप मार्केट में घूमते हैं? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर। चलो नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी। क्या ये 1 लाख अब इसको आना शुरू होगा? नहीं। हमारे बगल में जौनपुर है, अब जज जी जानते हैं, और नीरज जी वहां से आए हैं, नरक जी आए हैं, नकुश जी, कई लोग आए आज जौनपुर से। कोरोना के टाइम पे मार्च में हमारे ग्रुप में एक बहुत जिम्मेदार लीडर
साथी, कुछ भी कहा जा सकता है छोटे भाई पंकज चौहान साहब मार्च में एमरल्ड हुए। 1,63,000 का चेक बना। कितने का? गांवों में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी मेडिकल की, और हर जगह यही डर था ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बहुत लोग डर से। और अप्रैल में वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और वो डेथ। और ये मैं रियल कहानी आपको बता रहा हूँ। शायद मेरे जीवन में मेरे इतने रिश्तेदार के दुनिया छोड़ के गए, मैं इतना कभी परेशान नहीं हुआ जितना मैं 2 दिन परेशान रहा। मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाया, तो मेरी मिसेज ने मेरे को बहुत समझाया। बोले आप पूरे दुनिया को समझाते हो, भारत को समझाते हो, आपको पता है जो आया है वो जाएगा, ये कड़वा सच है। और वो टाइम लिखता है आने का और जाने का, फिक्स टाइम है। उस टाइम में 1 सेकंड का अंतर नहीं है। उसके कंप्यूटर में कभी एरर नहीं आता। बोले उनका टाइम ही उतना था। मेरे को दुख इस बात का नहीं हुआ कि चौहान साहब चले गए, मेरे को दुख इस बात का था कि वो बहुत कम उम्र में चले गए। उम्र ज्यादा नहीं, लगभग 35 साल की उम्र हो। 2 दिन तक मेरी आंख से आंसू नहीं रुका, जबकि ये मैं रियल बता रहा हूँ। मेरे फादर के जाने के बाद भी शायद मैं इतना नहीं रोया जितना मेरे को चौहान साहब से बहुत लगाव भी था। मेरे को जो भी कह सकते हैं, बहुत कमिटेड लीडर थे वो यूपी की टीम के। हमारे मिसेज ने बहुत समझाया। 2 दिन बाद में थोड़ा नॉर्मल हुआ। दुख इस बात का था उम्र कम थी। सोचिए जब उनकी 35 होगी, पत्नी की क्या होगी? 3 बच्चे, एक 9 साल का, एक 6 साल की गुड़िया, एक 3 साल की गुड़िया, एक 9 साल का बेटा, एक 6 साल की बेटी, एक 3 साल की बेटी। और अच्छे पढ़े लिखे थे वो। और वो उस समय कोई कंपटीशन में भाग ले रहे थे जिस समय उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया। वो आरसीएम नहीं करते तो आज एसडीएम या कुछ भी कलेक्टर अच्छे पद पे हो, इसमें कोई डाउट नहीं था। ये सब जानती है उनकी टीम। अच्छे किसी पद का होते, अजय जी की तरह किसी ऑफिसर लेवल पर होते, बहुत पढ़े लिखे। मैं आपसे पूछता हूं, जो घटना थी वो तो उसने लिखा था आने और जाने का टाइम। अगर वो किसी जॉब में होते, एसडीएम होते या कलेक्टर होते, ये घटना घटने के बाद क्या सरकार उनकी पत्नी को एसडीएम या कलेक्टर बनाती? नहीं बनाती। ये आप भी जानते। चलो नहीं बनाती क्योंकि पढ़ाई नहीं है। क्या ये जो उनको 1 लाख सैलरी आ रही थी, ये पत्नी को आनी शुरू होती है अगले महीने? नहीं। और आपको पता है, मैं प्रथाओं के थोड़ा से, जैसे दहेज प्रथा, कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं कि आपके बच्चे हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल हैं। तो शायद इसमें अलाउ नहीं होगा ये दूसरी शादी, जो भी अलग अलग कंडीशन होती है हर समाज की, शादी अलाउ नहीं थी। अब आप सोचो, ये 30 साल की महिला, 3 बच्चे, अगर ये घटना जॉब में घट जाती क्या करती? लेकिन मैं आपको आरसीएम की ताकत बताता हूं। जब चौहान साहब थे, एमरल्ड थे, जैसे वो इस दुनिया से गए, अगले ही महीने आरसीएम ने उनकी पत्नी को एमरल्ड बनाया। वही पत्नी और अगले महीने से ये पैसा पत्नी को आना शुरू हो गया। जब वो थे तो आरसीएम उनको 1,63,000 दे रहा था। अभी वो आरसीएम में नहीं है, अभी आरसीएम उनकी पत्नी को 2.25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब बोलेंगे तो फील्ड में तो कोई जा नहीं था। ये टीम है, नीरज जी है, ये कई हमारे बहुत जुझारू लीडर हैं। उस टीम को आज भी लोगों ने मेंटेन कर रखा है चौहान साहब के पास। ऐसी टीम है। अब जब फील्ड में नहीं जा रहे तो 25,000 उनका घर का खर्च है, 2 लाख हर महीने वो अपनी बेटियों के नाम से एफडी कराते हैं। उनके छोटे भाई है बबलू जी, जो स्कूल में है, वो जब भी उनको टाइम मिलता है वो सारा कॉपरेट कर रहे हैं। ये ताकत है आपसे। अगर आपको लगता है, आप कोई भी काम करो, मैं विरोध नहीं करता, आपको लगता है, दिल से पूछना अपने अकेले रूम में बैठ के कि मेरे जाने के बाद क्या मेरे परिवार को आरसीएम की जरूरत है, और दिल कहे है तो इसको करना और कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे कि मेरे बाद मेरे परिवार को आरसीएम की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।